तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, एक एनुलस की है जिसमें R1 और R2 एनुलस के इनर और आउटर रेडियस दिए हुए हैं। अब हमसे कहा है कि आप कोई दो वैल्यूज x और y सप्लाई कीजिए और चेक कीजिए कि वो x और y इस एनुलस के बीच में लाई करते हैं कि नहीं लाई करते हैं। अब भाई एनुलस के ऊपर या एनुलस के बीच में लाई करने के लिए कंडीशन है कि अगर ये 0,0 है तो उसके कोऑर्डिनेट्स, उसकी जो पोजीशन है वहां से डिस्टेंस 0,0 से वो R1 और R2 के बीच में या बराबर होने चाहिए, है ना। चलिए इस प्रोग्राम को लिखते हैं। सबसे पहले हम x और y वेरिएबल क्रिएट करते हैं, देन R1 एंड R2, then we'll be asking from the user to supply R1 and R2, and then we'll be transferring that data to the addresses of R1 and R2, scanf, %lf, and to the address of R1 and the address of R2। ये काम यहाँ खत्म हुआ। फिर हम यूजर से कहेंगे कि साहब आप हमको x एंड y आप दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इस डेटा को सप्लाई कर देंगे उनके एड्रेसेस पे, %lf और किसके एड्रेस पे, x के और y के। इतना काम आपने खत्म कर लिया। हाँ, अब आपको क्या करना है, कंडीशन लिखनी है, बड़ी सिंपल है। क्या है कंडीशन, इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज मोर देन और इक्वल टू R1 स्क्वायर, ये हो या उसके बीच में अगर इससे ज्यादा हो और अपर वाले से कम हो। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये जनाब कौन सी कंडीशन हुई, आप पूरा कोई कर लेते। चलिए ये कौन सी कंडीशन हुई, इनर बाउंड के लिए। अब आउटर बाउंड के लिए क्या करेंगे, एंड दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू R2 स्क्वायर, ब्रैकेट फर्दर लगा दीजिए। अब अगर ऐसा होता है तो आप क्या प्रिंट करिए, printf इनसाइड, ओके। अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स printf outside, that's it. So if you run this, so let's say inner annulus is 1.0, outer one is let's say 2.0, and xy let us take 1.5 and 1, so it is inside. कोई दूसरी वैल्यू अगर आप लें, let's say 1.0 and 2.0 and let's say 2 and 5, so this is outside. तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है कि भाई एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है, उसकी किसी एंगल थीटा और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u या v जो भी आप कहें उससे, और आपको ये बताना है ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अब अगर दीवार की डिस्टेंस d है तो अगर इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल की वो d से बड़ी हुई या बराबर भी हुई तो पहुंच जाएगा, अन्यथा नहीं पहुंचेगा इस वॉल तक, है ना। तो हम यहाँ पे इनपुट क्या लेंगे, u एंड थीटा। और एक नई चीज आपको बताते हैं यहाँ पे दोस्तों, क्या होता है कभी कांस्टेंट्स को आपको डिफाइन करना होता है ना, तो इस तरीके से आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने g की वैल्यू यहाँ पे 9.81 डिफाइन कर दी। अब g हो गया हमारा वो नेम या लिटरल जो भी आप बोलिए, और ये उसकी वैल्यू हो गई। अब होगा क्या, इस प्रोग्राम में आप जहां भी g लिखोगे वो यहां से उठ के 9.81 उसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज अ कांस्टेंट। अब चूंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, तो आप यहां पे कोई g की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते अब, है ना। सो लेट अस ट्राई टू राइट दिस प्रोग्राम।
तो यहाँ पे मुझे u चाहिए और एक थीटा चाहिए। अब मैं गिव u एंड थीटा बोल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद इसको रिप्लेस कर लेंगे u से, इसको रिप्लेस कर लेंगे थीटा से। ठीक, एक बार थीटा मिल जाएगा देन उसको टाइपकास्ट भी करना पड़ेगा, दैट इज सॉरी नॉट टाइपकास्ट, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। सो इट इज पाई बाई 180। ओके, ये काम भी खत्म हो गया। अब हम यूजर से मांगते हैं वो डिस्टेंस जो कि उस वॉल की है, लेट्स से d। अब d को हमको पहले यहाँ पे इनिशियलाइज यहीं पे कर देते हैं, सॉरी डिक्लेयर यहीं पे कर देते हैं, है ना। तो यूजर से हम मांग रहे हैं साहब आप d हमको दो, तो किसके एड्रेस पे ले जाएंगे हम, d के एड्रेस पे, और इसको आप यहीं पे कर दो, मामले को खत्म। ओके, अब क्या है अब अगर रेंज, अगर आप देखो, अगर रेंज से वो मतलब रेंज की वैल्यू अगर d से ज्यादा है या बराबर है तो हम बोलेंगे यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो हम यहाँ पे रेंज निकाल लेते हैं। रेंज इट इज u स्क्वायर दैट इज u, 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा डिवाइडेड बाई g। अब हमको r भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हमने r भी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन में आते हैं कि इफ द रेंज इज मोर देन और इक्वल टू d then it will reach, let's say, otherwise it will not reach। ओके, बस इतना ही तो करना था इसमें। So if you run this program, it is saying something is missing। क्या मिसिंग है भाई? ओके, सेमीकोलन। Now enter u and theta, let's say 1.0 is the initial velocity, theta is 30 degree and d is let's say 2 meter, so it will not reach। why? क्योंकि रेंज उतनी नहीं होगी। so let us print the range also, printf range is percentage lf comma r। ओह, ये क्या हो गया, कॉमा r, और उसको न्यू लाइन में प्रिंट कर लेंगे अगली बार जो भी आएगा। तो इट इज 1.0 and let's say 30 degree and let's say this is 2। now you can see that the range is 0.08828, so it will never reach d because d, the distance of wall from the initial point is 2 meter, so it will never reach। कुछ और वैल्यू लेके देखते हैं, चलिए वेलोसिटी बढ़ा देते हैं इस बार 5.030 and it is same, now it will reach because now the range is 2.20। तो इस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। अब ये प्रोग्राम है, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक शाफ्ट है, रोटेट कर रही है, टॉर्क इस पे अप्लाई किया है T, तो शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा 16T बाई पाई डी क्यूब। अब एक बार आपने T और थीटा इंटर किया और टाउ निकाल दिया तो आधा काम यहाँ खत्म। फिर आप सेफ कंडीशन दोगे उसको कि भाई मैं जो सेफ लिमिट है वो 80 मेगापास्कल, तो हम क्या करेंगे, इफ टाउ इज लेस देन इक्वल टू 80 मेगापास्कल देन इट इज सेफ, एल्स अनसेफ, दैट्स इट। करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। नाउ दिस इज द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या है, आपसे कहा गया है कि साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल है कि इमेजिनरी, वो चेक कीजिए। तो आपको ए बी सी एंटर करने पड़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट मोर देन इक्वल टू 0 आता है तो हम कह देंगे साहब कि रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, अदरवाइज रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। तो अब हम यहाँ को इंटर यहाँ पे क्या करना है देखिए। सो लेट्स से हमको यहाँ पे इंटर करना है फ्लोट ए बी एंड सी। फिर हम यूजर से कहेंगे साहब इंटर ए बी एंड सी, देन न्यू लाइन, ठीक है, स्कैन एफ, then percentage f, percentage f, percentage f, and then at the address of a, at the address of b, and then at the address of c। इतनी बात हमने कर ली। अब हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहे हैं
डिस्क्रिमिनेंट के नाम से, और उसको सप्लाई कर देंगे किसकी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप चाहें तो यहाँ पे पावर का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। अब काम खत्म हो गया। देखिए, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज मोर और इक्वल टू 0, आपको क्या प्रिंट करना है, रियल रूट्स, अदरवाइज इमेजिनरी रूट्स। बस इतना ही तो करना है दोस्तों। और एक चीज और, अगर जैसे इफ है ना, तो इफ का हम ब्लॉक बनाते हैं, मैंने यहाँ ब्लॉक जैसा कुछ बनाया नहीं, क्यों, क्योंकि मतलब वो जो आप बोलते हैं ना वो कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं किए, वो इसके पीछे कारण ये है कि इफ के बाद अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है तो वो इफ का पार्ट होता है, लेकिन उसके बाद जो भी आप लिखोगे दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इफ। तो अगर आपके इफ में 2-4 स्टेटमेंट्स हैं तो आप कर्ली ब्रेसेस यूज कीजिए, एल्स में 2-4 स्टेटमेंट्स हैं तो आप कर्ली ब्रेसेस यूज कीजिए, वरना अगर आप सिंगल स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रेस नहीं भी यूज करते तो भी चलेगा। नाउ व्हाट यू डू इज you run this code. So if you run this code, let's say it is 1 and then 5 and then let's say 6. So roots are real. Okay. चलिए कुछ और देखते हैं, एक और let's say 1 minus 6 and then let's say 8. So again roots are real. फिर से हम चेक करते हैं, चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो लेट्स से 10, 1 and 5. Now in this case the roots will be imaginary because b square minus 4ac will come out as negative. बस हो गई बात। ठीक, तो चलिए अब इन प्रॉब्लम्स को आप क्या करिए, वीडियो पॉज कीजिए और इन प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ट्राई किया होगा इन प्रॉब्लम्स को तो आपको क्या मिला होगा, देखिए इनिशियल i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 है। जब प्रोग्राम में दाखिल हुआ तो पोस्ट इंक्रीमेंटेशन है, तो i और j अभी भी 0 ही रहेंगे जब वो कंपैरिजन होगा। सो क्या 0 0 के बराबर है, बिल्कुल है। उसके बाद क्या होगा, i का इंक्रीमेंटेशन ये होके 1 हो जाएगा और j का इंक्रीमेंटेशन होके 1 हो जाएगा। अब ये कंडीशन इफ ट्रू हो जा रही है तो उसमें चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, i और j को प्रिंट करो, तो अभी i और j की वैल्यूज कितनी है, 1 और 1, बाद में वो डिक्रीमेंट करेगा, करता रहे, लेकिन अभी हमको क्या प्रिंट करनी है, जो करंट वैल्यू है, तो दैट इज 1 and 1, क्योंकि इंक्रीमेंटेशन के बाद स्टेटमेंट के बाद 1 और 1 हो जाएंगी ये वैल्यूज। सो द आंसर विल कम आउट एज 1 and 1। अब इस पे आइए, यहाँ पे i एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं जानना चाहूं, मान लीजिए कि भाई इस कैरेक्टर का क्या s की वैल्यू है, किसकी, i के। ओके, सो इफ यू रन दिस, सो इट इज 105। ओके, सो नाउ दिस इज 105 here. So 105 equal to 105 minus 5 more than 4. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 105 minus 5 क्या हो जाएगा, 100 is 100 more than 4. So it is true, that is 1. So ये हो जाएगा पूरा 1. So I, that is 105 is equal to 1. No, it is false. तो ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, इंक्रीमेंटेशन भी हो रहा है, चेकिंग भी हो रही है, तो मतलब ये मजा नहीं आया। इस तरीके के बिहेवियर अनडिफाइंड हो जाते हैं कितनी बार, तो कंपाइलर अलग अलग रिजल्ट देते हैं, तो इसलिए हम अनडिफाइंड बिहेवियर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, i की वैल्यू 5, j की वैल्यू है 4। अब इसने क्या कहा, प्रिंट एफ। अब ये क्या रिटर्न करता है, कुछ नहीं, नल, 0। सो 0 का नॉट क्या हो जाएगा, 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ चला जाएगा और वो i और j की वैल्यू प्रिंट कर देगा 5 and 4। यहाँ पे आइए, i की वैल्यू 25.25, डबल है ये। सो क्या 25.25 के बराबर है, जवाब क्या मिलेगा, हाँ। तो फिर i की वैल्यू को अपडेट किया 25.25, मतलब कुछ खास काम नहीं किया। फिर अभी i की वैल्यू 25.25 ही है, फिर इसमें आएगा क्या 25.25 25 के बराबर है, नहीं, तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और 25.25 प्लस 5 ऐड होगा, दैट इज 25.25 प्लस 5 30.25, और 30.25 ऑफ i को असाइन हो जाएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ i विल बी 30.25 एंड दैट विल बी प्रिंटेड। ओके, नाउ
अभी तक आपने देखा ऐसे कंडीशंस, ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स जहाँ पे दो कंडीशंस आमतौर पर आप चेक कर रहे थे, लेकिन लेट से आपके पास बहुत सारे कंडीशन चेक करने को हो, दो से ज्यादा, फिर क्या करोगे आप? तो उस केस में आप नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करते हो, या इफ एल्स। तो देखिए ये है वो, क्या होता है, सबसे पहले इफ कंडीशन एक लिखते हैं, फिर एल्स इफ लिखते हैं, फिर दूसरी कंडीशन लिखते हैं, फिर इस तरीके से आप करते जाते हो, फाइनल के लिए आप सिंपली एल्स लिख के खत्म कर देते हैं। ये तब होता है जब आपके पास मोर देन टू कंडीशंस हैं। बड़ा सिंपल है, देखिए पहली कंडीशन चेक करी, ट्रू है तो ये स्टेटमेंट इसने एग्जीक्यूट किया, प्रोग्राम खत्म। लेकिन अगर फॉल्स है तो फिर से वो कंडीशन चेक कर रहा है यहाँ पे, अगर ट्रू है तो ऐसा करेगा, फॉल्स है तो ऐसा करेगा, अगर इसके आगे भी प्रोग्राम है तो वो इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। तो हर फॉल्स के बाद यहाँ पे एक कंडीशन चेक होगी। ओके, नाउ राइट ऑल द कंडीशनल स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चलिए इसका प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम एक इंटीजर ले लेते हैं n, और फिर यूजर से पूछते हैं कि साहब एंटर n को एंटर करो, ठीक। फिर स्कैनफ परसेंटेज d, इंटीजर है वो क्योंकि एड्रेस पे n के हम भेज देते हैं। ठीक हो गई बात साहब। अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, देखो इफ n इज लेस देन जीरो, तो साहब हम सीधे कह देंगे इट इज नेगेटिव। लेकिन अगर वो मान लीजिए जीरो नहीं हुआ, तो कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं, तो वो सब इसमें डाल दीजिए एल्स इफ में। एल्स इफ n इक्वल टू जीरो, क्या प्रिंट करिए, जीरो, और स्टेटमेंट बंद। और फाइनली अगर वो नेगेटिव नहीं है, जीरो नहीं है, तो सीधी सी बात है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट्स इट, काम खत्म। सो इफ यू रन दिस कोड, सो कोई नंबर एंटर करता हूं, लेट से 5, तो देखो पॉजिटिव है, अगेन रन, लेट से -6, क्या है, नेगेटिव, अगेन लेट से 0, सो इट इज 0, सिंपल है ना। दूसरा क्या था, चेक इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, इक्वल, इमेजिनरी, रियल एंड अनइक्वल। कैसे करेंगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए बी और सी हमको चाहिए, तो हम यहाँ पे हम करा लेते हैं ए बी और सी को एंटर, एंड देन कम टू न्यू लाइन। सो परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, वैसे फ्लोट में लेते तो ज्यादा बेटर था, लेकिन कोई बात नहीं। देन एड्रेस ऑफ बी एंड देन एड्रेस ऑफ सी, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम क्या चेक करेंगे, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, देन द रूट्स विल बी इमेजिनरी। इफ डिस्क्रिमिनेंट is exactly equal to 0, then the roots will be real and equal. If अगर ना तो जीरो है ना लेस देन जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोर देन जीरो होगा, तो उस केस में रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल। बस खत्म हो गई बात। तो अगर मैं कहता हूं 1, 5 और लेट से 4, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। फिर से रन करते हैं, चलिए 1, 2 एंड 1, तो इस केस में क्या होगा, रियल एंड इक्वल। चलिए फिर से यूज करते हैं 5, 1 एंड 1, so b square minus 4ac will be negative, so in this case the answer should come out as imaginary. That's it, हो गया। ओके, नाउ तो ये वो कंडीशन है, देखिए लेस देन जीरो नेगेटिव है, इक्वल टू जीरो जीरो है, एंड अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे केस में डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, लेस देन जीरो है, इमेजिनरी, इक्वल टू जीरो, रियल एंड इक्वल, अन्यथा रियल एंड अनइक्वल। सो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर लेना है। अब आप देखिए, तो इस केस में हम वेरिएबल्स और क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए फ्लोट ले लेते हैं इसको, इनफैक्ट सबको फ्लोट ले लें तो बढ़िया है, नहीं भी लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, पड़ सकता है, तो इट्स बेटर टू टेक एवरीथिंग फ्लोट।
ओके नाउ अब हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट भी आ गया। अब चूंकि कई सारी लाइंस होंगी तो ब्लॉक बनाना जरूरी है, हालांकि इस केस में तो नहीं था लेकिन नेक्स्ट केस में है, एल्स इफ में है ना। तो देखिए रूट्स रियल एंड इक्वल हो गए और हम यहाँ पे डिफाइन कर ले रहे हैं R1 और R2 ये दो रूट्स हैं। तो अब रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो R1 और R2 किसके बराबर होंगे, ये हो जाएंगे -b/2a के बराबर, है कि नहीं। अगर लेस देन नहीं है, इक्वल नहीं है, तो अब क्या होगा, रूट्स निकालने हैं साहब, रियल और अनइक्वल है ना। और पहला रूट क्या हो जाएगा, इट इज -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, है ना। इसी को कॉपी कर लेते हैं यार, कॉपी कर लिया और यहाँ पे दूसरा रूट भी आ गया, सो इट इज -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a। अब ये यहाँ पे आपने लेकिन प्रिंट नहीं किया तो प्रिंट भी कर देते हैं, चलिए R1 इज परसेंटेज f एंड R2 इज परसेंटेज f, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इनकी जगह पे, R1 वेरिएबल और R2 वेरिएबल। सिमिलरली यू डू हियर ऑल्सो। अब यहाँ पे छोटी सी एक प्रॉब्लम है, उसको सुलझा लेते हैं। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, इसके बाद भी हमको नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, बस काम खत्म हो गया। सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम, सो लेट्स से 1 and 5 and let's say 6, so answer should be -2 and -3। so क्या मिल रहा है, -2 and -3, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब दूसरा केस लेते हैं, लेट्स से 1 2 सॉरी 4 and square and let's say 4। so here in this case roots will be real and equal, so R1 -2 है, R2 भी -2। तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए डिस्क्रिमिनेंट निकाला, चेक किया कि अगर वो लेस देन है तो इमेजिनरी, इक्वल है तो ये हो जाएंगे, और अगर मोर देन 0 है तो ये वैल्यूज हो जाएंगी। ये इसका सिंपल सा कोड है जो मैंने आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है, और ये इसके दो आउटपुट, 3 इनफैक्ट। नाउ राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट 3 डिस्टिंक्ट नंबर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर। अब ये कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सोचो मेरे पास 3 नंबर है A B C। अब अगर A B से बड़ा है और A C से भी बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है A सबसे बड़ा होगा, तो मैं क्या कह दूंगा, A मैक्सिमम है। अब अगर मान लीजिए A B से बड़ा नहीं है, फिर क्या होगा, तो हम B के लिए चेक कर लेते हैं क्या B C से भी बड़ा है। अगर B C से बड़ा हो जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, दिस B विल बी मैक्सिमम। अब अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो सीधी सी बात है C मैक्सिमम हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए कोड लिखते हैं। तो आपके पास 3 नंबर्स आपने लिए थे A B C, है ना। अब हम क्या कहते हैं, देखो, इफ A इज मोर देन B एंड A इज ऑल्सो मोर देन C, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, A इज मैक्सिमम, ठीक है। अब एल्स इफ B इज मोर देन C, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, B इज मैक्सिमम, और एल्स प्रिंटफ C इज मैक्सिमम। और आप चाहते हो थोड़ा सा प्रोग्राम को अच्छा बनाना तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, जैसे A लिखा है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा B, और यहाँ पे आप लिख लो परसेंटेज D, और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज D, और यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा C। बस खत्म हो गई बात। सो इफ यू रन दिस प्रोग्राम, लेट्स से फर्स्ट वन इज 1 देन 5 एंड देन 9। कौन सबसे बड़ा है, C बड़ा है, हैविंग वैल्यू 9, सो C। अब कुछ गड़बड़ यहाँ पे कर दिया, यस, तो हम ऐसा करते हैं इसको इंटीजर ही रख लेते हैं। वैसे फ्लोट भी रख सकते थे, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नीचे हमको यहाँ चेंज करना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर और कुछ नहीं। सो नाउ 1 5 और 9, सो C इज मैक्सिमम। दूसरे केस में अगर 10 5 और 6 होते
तो 10 मैक्सिमम होता, देखिए ए मैक्सिमम आ गया। और अगर मैं कहता 10, 15 और 3 कौन मैक्सिमम, बी हैविंग वैल्यू 15, सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो बड़ा सिंपली ये काम हो रहा है। तो ये आपका कोड है और ये आपके 3 रिजल्ट्स हैं। अब इस केस में हमको आउटपुट निकालना है। अब आप वीडियो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए आउटपुट खोजने की। अब अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा ए की वैल्यू शुरुआत में है 12 और बी की है 8। सो नाउ इज ए मोर देन 10? ए कितना है, 12 है। यस इट इज मोर देन 10। आगे बढ़ जाओ तो अंदर आ जाएगा इफ में। अब वो चेक करेगा क्या बी मोर देन 10 है, बी लेकिन 8 है, इट इज लेस देन 10, तो ये फॉल्स होगी, तो एल्स में आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, बी। काम खत्म। इसमें आइए, x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 5 है। क्या 15 10 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। एंड क्या y दैट इज 5 10 से बड़ा है? नहीं, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो अब इस कंडीशन में आएगा, क्या x 10 से बड़ा है? यस ट्रू। तो जैसे ये ट्रू हुआ और हुआ, शॉर्ट सर्किटिंग होगी, आगे देखने की जरूरत नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, Q। यहाँ पे मार्क्स 92 हैं। क्या मार्क्स मोर देन इक्वल टू 40 है? यस मोर है, तो क्या प्रिंट करेगा, पास और खत्म। यहाँ पे a की वैल्यू 6 है। क्या a की वैल्यू मोर देन 5 है? बिल्कुल है, अंदर बढ़ो। क्या b की वैल्यू मोर देन 5 है? b की वैल्यू 4 है। नहीं, मोर देन 5 नहीं है, इट इज लेस देन 5, तो ये एल्स में आ जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, y। और चूंकि इसके बाद इस पर्टिकुलर के खत्म होने के बाद z भी एक प्रिंटफ पड़ा हुआ है, तो दैट विल आल्सो बी प्रिंटेड। अब x की वैल्यू 12 है। अब देखिए, क्या x की वैल्यू मोर देन 5 है? बिल्कुल है, तो a प्रिंट हो जाएगा। फिर से, क्या x की वैल्यू मोर देन 10 है? बिल्कुल है, तो अगेन b प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या x की वैल्यू मोर देन 15 है? नहीं, कम है, तो एल्स में जाएगा और d को वो प्रिंट कर देगा। दैट्स इट। सिंबॉलिक कांस्टेंट, इसके बारे में मैंने बात करी है। इट इज नेम गिवन टू अ फिक्स्ड वैल्यू और ये हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से इसको इन्वोक किया जाता है। तो हैश डिफाइन उसका नाम, दैट इज लिटरल एंड देन द वैल्यू। तो ये कोड देखिए, यहाँ पे g बेसिकली वही नाम है, वही लिटरल है, और 9.81 उसकी वैल्यू है। ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप किसी कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन करते हो, सेमीकोलन लगा के उसको बंद नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा बिना सेमीकोलन के, ठीक। और चूंकि ये कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कभी चेंज हो नहीं सकती प्रोग्राम में। सो इससे प्रोग्राम ज्यादा मेंटेनेबल, रीडेबल हो जाता है। और आप अगर चाहो एक बस यहाँ पे चेंज करो और पूरे प्रोग्राम में वैल्यू चेंज हो जाएगी। और इससे हम हार्ड कोडिंग करने से भी बच जाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज की। तो जैसे अगर यहाँ पे आप देखें g की वैल्यू 9.81 अगर मैं यहाँ पे रखता, तो अगर वो आगे चल के गलती से चेंज हो रही होती तो पूरा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाता। तो ऐसे मैजिक नंबर से हमको बचना चाहिए, ठीक है ना। अब ये लास्ट प्रॉब्लम है, बड़ा मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है, आपके हमारे क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, ए और बी। ए के पास रेड पेन है और बी के पास ब्लू पेन है। मैं क्या चाहता हूं, ये पेन्स को स्वाइप करना कि ए के पास ब्लू पेन आ जाए और बी के पास रेड पेन आ जाए। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि एक स्टूडेंट एक बार में एक ही पेन को होल्ड कर सकता है। तो अगर वो एक ही पेन को होल्ड कर सकता है तो वो दूसरे की पेन कैसे लेगा, है ना। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक और स्टूडेंट लगेगा जिसको हम टेम्परेली एक पेन पकड़ा सकते हैं, है ना। सो ये तरीका क्या है, टेम्परेरी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना। तो ऐसा नहीं कर सकते हम बिना टेम्परेरी वेरिएबल के, तो हमें एक थर्ड पर्सन भी चाहिए। तो हमने क्या किया, ए के पास जो पेन था वो थर्ड पर्सन को दे दिया, टेम्प को दे दिया, ठीक। अब ए खाली हो गया। अब जो बी के पास पेन था वो हमने ए को पकड़ा दिया, और जो टेम्परेरी पर्सन के पास जो ए पेन था वो किसके पास आ गया, बी के पास। अब आप देखिए, ए के पास बी का पेन है और बी के पास ए का पेन है, स्वाइप हो गई कि नहीं वैल्यू। बिल्कुल इसी तरीके से हम प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। अगर ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है, तो जब मैं इसको स्वाइप करूंगा तो ए जो मेमोरी लोकेशन है वहां पर 6 आ जाएगा और बी पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू ट्रांसफर हो रही है, आप इसको ये पेन के, ये तो जैसे एक एग्जाम्पल था, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जब कोई वैल्यू इधर जाती है तो वो जस्ट कॉपी हो रही होती है, तो वो यहाँ पे भी सुरक्षित रहती है। सो लेट अस सी दिस। देखिए, ए पे 5 है, बी के पास 6 है। अब ये टेम्परेरी वेरिएबल मैंने लिया, मैं क्या कर रहा हूँ, 5 की वैल्यू किसको दे दे रहा हूँ, के को, बेसिकली कॉपी कर दे रहा हूँ के में। तो के में क्या हो जाएगी वैल्यू 5।
और ए और बी में अभी क्या क्या रहेगी, 5 और 6 ही रहेगी, है ना, क्योंकि ये वैल्यू जस्ट कॉपी हुई है के में। अब जो बी के पास जो वैल्यू है 6, अब उसको हम ए में कॉपी कर देते हैं। तो अब ए पे क्या हो जाएगी वैल्यू 6, के पे क्या रहेगी 5, बी पे क्या रहेगी 6। अब जो के की वैल्यू थी उसको हम बी में कॉपी कर देते हैं साहब। तो अब बी में क्या हो जाएगा 5, और ए में क्या है 6, और के में क्या है 5। तो बेसिकली अब आप देखिए, पहले हम 5 और 6 थी ए और बी की वैल्यू, अब कितनी हो गई 6 एंड 5। ये वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल कहलाता है। तो हमने स्टार्ट किया, इनपुट किए ए और बी, ये सूडो कोड में लिख रहा हूं। स्टार्ट किया, इनपुट किए ए और बी को, फिर क्या किया, ए की वैल्यू के को असाइन कर दी, ठीक, देखिए, देन बी की वैल्यू ए को असाइन कर दी, देन के की जो वैल्यू थी वो बी को असाइन कर दी, और फाइनली ए और बी को प्रिंट कर दिया और प्रोग्राम स्टॉप। बस इतना सा तो है। तो हम सबसे पहले इसमें ही वापस चलते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए ए बी सी, सी वो टेम्परेरी वेरिएबल है, आप चाहो तो उसको के भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए साहब, हमने क्या किया, के को किसकी वैल्यू असाइन करी, ए की, ठीक है। अब ए को किसकी वैल्यू असाइन करी, बी की, और बी को किसकी वैल्यू असाइन कर दी, के की। देखिए यही तो हमने यहाँ पे किया, ये ए को के की वैल्यू, बी को ए की वैल्यू, और सॉरी, के को ए की वैल्यू असाइन करी, ए को बी की वैल्यू असाइन कर दी, एंड बी वेरिएबल को के की वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। ये हमने किया। फाइनली अब हम प्रिंट कर लें कि भैया ए की वैल्यू क्या थी और बी की वैल्यू क्या है, ए कॉमा बी। सो इफ यू रन दिस प्रोग्राम नाउ, ओ सी भी मांग रहा है, रुकिए इसको सही करते हैं। यहाँ पर सी देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब के की आवश्यकता नहीं है। नाउ दो वैल्यूज हमने एंटर, अभी भी वही हो रहा है, शायद ये सी रह गया, एंटर ए बी, चलिए ठीक है। अब ए की वैल्यू है मान लीजिए 10, और बी की हमने शुरुआत करी 5। तो प्रोग्राम जब खत्म होना चाहिए तो ए की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 5, और बी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 10। दैट इज व्हाट इट इज गिविंग अस। तो अभी इस प्रोग्राम में ना हमने क्या किया, टेम्परेरी वेरिएबल का इस्तेमाल किया। तो एक अननेसेसरी एक वेरिएबल हम लेके आए, थर्ड वेरिएबल। अब आप सोचिएगा, क्या ये बिना थर्ड वेरिएबल के भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आपको लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर स्वैपिंग को आप कितने और तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।